ईरान अमेरिका के बीच जारी तनाव के दौर में ईरान ने बहरीन पर बड़ा हमला कर दिया है। ईरान के मिसाइल अटैक को बहरीन की एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल डिफेंस सिस्टम रोकने में की कोशिश करते जरूर दिखाई दिए, लेकिन ईरानी मिसाइलों ने बहरीन में 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर को टारगेट किया है और हिट किया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, आसमान में एक तरीके की जो डिफेंस बैटरीज हैं उनसे फायर किए गए रॉकेट्स और ईरान की तरफ से आ रही मिसाइलों को रोकने की कोशिश आसमान में दिखाई दे रही है। एक बड़ा हमला बहरीन में किया गया ईरान की तरफ से। बहरीन, कुवैत, जॉर्डन, इन तमाम देशों में इस वक्त ईरान जो है अमेरिकी एसेट्स को टारगेट कर रहा है, निशाना बना रहा है अमेरिकी हमलों के जवाब में। और आसमान में एक तरीके से मिसाइल्स की ये डॉग फाइट दिखाई दे रही है। ईरान की आती हुई मिसाइलों को टारगेट करने के लिए जो इंटरसेप्टर्स हैं, जो बैटरीज हैं एयर डिफेंस सिस्टम की, वो एक्टिव की गई। और उसके बाद आसमान में आप देखिए नज़ारा किस तरह का है। एक साथ कई रॉकेट्स जो हैं वो टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं और उसके बाद कुछ टारगेट को अचीव कर रहे हैं और कुछ मिसाइलों ने जाकर के हेडक्वार्टर को हिट किया है। आसमान में मानो कोई आतिशबाजी का नजारा दिखाई दे रहा हो। ये बहरीन के आसमान की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। एक तरफ ईरान और अमेरिका में वार पलटवार जारी है, तो वहीं अमेरिकी नेवी ने ईरानी पोर्ट्स पर नाकेबंदी की शुरुआत भी कर दी है। सेंटकॉम ने कहा कि वर्तमान में 20 से ज्यादा अमेरिकी नौसेना के वॉरशिप और सैकड़ों सैन्य विमान मिडिल ईस्ट में एक्टिव हैं। अमेरिका और ईरान के बीच जंग के कारण हॉर्मुज पर तनाव काफी ज्यादा बढ़ चुका है। जहाजों का यहां से गुजरना अब मुश्किल हो गया है और हमले के डर से टैंकर हॉर्मुज से गुजरने के लिए अब गुप्त रास्ता अपना रहे हैं। तो ये ओमान की खाड़ी की और समंदर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर इस वक्त एक टैंकर भी हमें तस्वीरों में दिखा। वहीं ईरान और अमेरिका के बीच हमले तेज होते जा रहे हैं। अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड ने पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास ईरान की कई मिलिट्री इंटॉलरेंस पर जबरदस्त बमबारी की है। वहीं ईरान पर हमले के लिए अमेरिका ने फाइटर जेट और मिसाइल्स के साथ साथ वाटर ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया। अमेरिकी सेना ने दावा किया है कि उसके हमले की वजह से ईरान के किश, बुशर, जास्क, बंदर कंगन और चाबहार बंदर अब्बास पोर्ट्स को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। अमेरिकी नेवी ने ईरान के पोर्ट्स की नाकेबंदी भी शुरू कर दी है। वहीं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये धमकी दी है कि अमेरिका ईरान पर जबरदस्त हमले करेगा। इसके बाद ईरान की बची कुची ताकत भी खत्म हो जाएगी। हालांकि ट्रंप ने अमेरिकी कार्रवाई के बदले अरब देशों से बिजनेस डील्स करने की भी बात कही है और उम्मीद जताई है कि लड़ाई के ताजा दौर के बाद ईरान के साथ डील हो जाएगी। तो अमेरिका की स्ट्राइक के बाद ईरान ने अब पलटवार किया है। हालांकि इस बीच अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि अब ईरान पर और ज्यादा जो है ताबड़तोड़ वार होंगे। हालांकि ईरान भी पलटवार करता हुआ नजर आ रहा है और बहरीन और जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेस को एक के बाद एक निशाना बना रहा है। और अब खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी के दौरे से पहले जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। देर रात कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच भिड़ंत हो गई और बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क जाम कर धरने पर बैठे हुए हैं। दरअसल 17 जुलाई को राहुल गांधी की देहरादून के परेड ग्राउंड में रैली होनी थी, लेकिन प्रशासन की तरफ से कार्यक्रम की परमिशन नहीं मिली। इस बात से गुस्साए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष गणेश बेदियाल के नेतृत्व में हंगामा करना शुरू कर दिया। आरोप लगाया कि सरकार राहुल गांधी से डर रही है और इसीलिए कार्यक्रम की अनुमति नहीं दे रही है। तो वहीं जब पुलिस ने कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश की तो पुलिस के साथ उनकी धक्का मुक्की भी हो गई। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता किस आक्रोश के साथ नजर आ रहे हैं और कांग्रेस का किस तरीके से प्रोटेस्ट है, इसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि देहरादून में 17 जुलाई को राहुल गांधी की रैली होनी है और ऐसे में परमिशन नहीं मिलने के बाद गुस्साए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और इस दौरान पुलिस से झड़प की भी तस्वीरें सामने आई, क्योंकि रैली की इजाजत रद्द हो गई और जिसके बाद कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता देहरादून में मौजूद थे
वहां पर उन्होंने संग्राम करना शुरू कर दिया और जिसके बाद इस दौरान पुलिस के साथ भी जबरदस्त बहस हुई और देर रात कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच भिड़ंत देखने को मिली। 17 जुलाई को राहुल गांधी की देहरादून की परेड ग्राउंड में रैली होनी थी, लेकिन प्रशासन की तरफ से कार्यक्रम की परमिशन उन्हें नहीं मिली, जिस बात से कांग्रेसी जो है काफी ज्यादा गुस्सा गए और उसके बाद पुलिस के साथ की झड़प की तस्वीरें भी सामने आईं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देहरादून में राहुल गांधी की रैली से पहले हंगामा क्यों? कांग्रेस भड़की, राहुल की रैली को इजाजत क्यों नहीं मिली? 17 जुलाई को कांग्रेस नेता राहुल गांधी देहरादून आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हंगामा कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने परेड ग्राउंड की एंट्री पर लगे बैरिकेड को हटा दिया। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो उनकी पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई। दरअसल आगामी 17 जुलाई को देहरादून के परेड ग्राउंड में राहुल गांधी का कार्यक्रम प्रस्तावित है। दावा है कि कार्यक्रम के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 8 जुलाई को अनुमति मांगी थी, जिस पर नगर निगम और जिला प्रशासन ने अनुमति दे भी दी थी, लेकिन अब परेड ग्राउंड में कार्यक्रम की अनुमति रद्द कर दी गई है। जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता देहरादून की सड़क पर उतर आए, परेड ग्राउंड के करीब प्रोटेस्ट करने लगे। परेड ग्राउंड पर लगे बैरिकेड को हटा दिया और फिर अंदर घुसकर हंगामा करने लगे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का यह हंगामा मंगलवार देर रात तक चलता रहा। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में जमा हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से भी झड़प हुई। उन्होंने दावा किया कि प्रशासन ने सरकार के दबाव में आकर ये फैसला किया है। राहुल गांधी जी के कार्यक्रम के लिए परेड ग्राउंड की परमिशन हमें 2 दिन पहले मिल गई थी। हमें ये कहा गया कि ये परमिशन आपकी हुई है और इसके तहत 3 दिनों का 1,77,000 रुपए जमा करें। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जो तय शुल्क है उस तय शुल्क को जमा किया और जमा करने के बाद आज सुबह जैसे ही कार्यक्रम के आयोजन के लिए आवश्यक बंदोबस्त के रूप में जो टेंट का साजो सामान ट्रकों से आया तो प्रशासन ने उन ट्रकों को बाहर रोक दिया। यहाँ पर इस समय हम सभी कांग्रेस के पदाधिकारीगण और कार्यकर्तागण इसलिए आए और आपको आमंत्रित किया कि हमारे साथ साथ आप लोग भी देख सकें कि क्या इस परेड ग्राउंड में कोई कार्यक्रम चल रहा है। इस परेड ग्राउंड में कोई कार्यक्रम नहीं चल रहा है, पूरा परेड ग्राउंड खाली है और इसके पीछे क्या कारण है कि सरकार बहाने कर रही है कि परेड ग्राउंड में कोई कार्यक्रम चल रहा है इसलिए परमिशन रद्द की जाती है। बात यह है सिर्फ कि ये सरकार राहुल गांधी जी के मन की बात सुनकर जो छात्रों को राहुल गांधी जी ने सुनाई उससे ये सरकार और पूरे देश की सरकार, केंद्र की सरकार डर गई है, हिल गई है। ये सरकार छात्रों पर सितम ढा रही है, ये सरकार आम जनता पर सितम ढा रही है, ये सरकार विपक्ष पर सितम ढा रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता सरकार और प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सवाल कांग्रेस की तरफ से ही दिए गए। राहुल गांधी के कार्यक्रम के आवेदन पत्र पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि परेड ग्राउंड की इजाजत के लिए अधिकारियों को जो लेटर दिया गया उसमें राहुल गांधी के आने का जिक्र तक नहीं है। उसमें केवल छात्रों की गूंज कार्यक्रम का जिक्र है। हालांकि देहरादून प्रशासन के मुताबिक परेड ग्राउंड खाली नहीं है, वहां पहले से एक कार्यक्रम हो रहा है जिसकी समय सीमा बढ़ा दी गई है। ऐसे में सुरक्षा कारणों को देखते हुए प्रशासन ने राहुल गांधी की रैली बन्नू स्कूल के मैदान में करने की अपील की है। राहुल गांधी जी का 17 जुलाई का जो कार्यक्रम प्रस्तावित है पूर्व में परेड ग्राउंड के लिए पार्टी के द्वारा आवेदन किया गया था, किंतु वहां लोक संवर्धन पर्व
और पूर्व से ही संचालित हो रहा है, जिसकी अवधि भारत सरकार के द्वारा बढ़ा दी गई है। उसमें काफ़ी संख्या में नागरिकों के द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है। उसके दृष्टिगत स्थान, उपलब्ध स्थान एवं व्यवस्था या लोक प्रशांति के दृष्टिगत प्रशासन के द्वारा पार्टी को बन्नू स्कूल के मैदान या उसके अतिरिक्त एक अन्य और विकल्प उपलब्ध कराया गया है। ये पूर्ण रूप से एक प्रशासनिक निर्णय है जो कि स्थान की उपलब्धता, ट्रैफिक जैम और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के आधार पर लिया गया है। इस संबंध में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को रोके जाने या उसके कार्यक्रम को रोके जाने से इसका कोई संबंध नहीं है। प्रशासन के मुताबिक परेड ग्राउंड में कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता जब देर रात मौके पर पहुंचे तो उन्हें वहां कोई कार्यक्रम होता नहीं दिखा। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार राहुल गांधी की रैली से डर रही है और इसीलिए इजाजत नहीं दी जा रही। पूरा मैदान खाली है और हमने कहा, हमने अनुमति मांगी और नगर निगम द्वारा अनुमति दी गई। 1,77,000 रुपया जमा कर दिया गया। आखिरकार अनुमति को निरस्त कर दिया गया। इसकी वजह क्या है? वजह साफ है कि सरकार डरी हुई है। और किससे डरी हुई है? हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी से। और वो नहीं चाहते कि यहाँ पर कोई रैली, कोई कार्यक्रम राहुल जी का यहाँ पर हो। और इसीलिए प्रदेश के सरकार ने प्रशासन के जरिए इस मैदान को देने से इनकार कर दिया है। राहुल की रैली से पहले ही देहरादून में सियासी हलचल तेज है। हालांकि कांग्रेस कार्यकर्ता परेड ग्राउंड में कार्यक्रम की इजाजत पर अड़े हुए हैं। अयोध्या में चढ़ावा चोरी की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। आज एसआईटी अपनी जांच रिपोर्ट सरकार को सौंप सकती है। एसआईटी ने जांच के लिए 15 दिनों का टाइम मांगा था, जो आज पूरा हो रहा है। अंतरिम रिपोर्ट में एसआईटी ने बड़े खुलासे किए थे और अब इस फाइनल रिपोर्ट में कई नई बातें सामने आ सकती हैं। इस बीच आज पुलिस चढ़ावा चोरी के आरोपी सुभाष श्रीवास्तव और रमाशंकर मिश्रा को रिमांड पर भी ले रही है। पुलिस को कोर्ट से इन दोनों को रिमांड पर लेने की मंजूरी भी मिल चुकी है। पुलिस रिमांड में इनसे पूछताछ करने के साथ साथ इन्हें इनके ठिकानों पर भी ले जा सकती है। पुलिस ने रिमांड पर लेने से पहले बैंक खातों और प्रॉपर्टी की बारीकी से जांच की है। अब इनसे उन खातों और लेन देन को लेकर सवाल जवाब भी किए जाएंगे। तो अयोध्या में चढ़ावा चोरी की जांच अब किस तरीके से बढ़ गई है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एसआईटी ने अब सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है। एसआईटी ने जांच के लिए 15 दिन का टाइम मांगा था, जो आज पूरा हो रहा है। अंतरिम रिपोर्ट में एसआईटी ने बड़े खुलासे भी किए थे और अब इस फाइनल रिपोर्ट में भी नई बातों के खुलासे के आसार जताए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस चढ़ावा चोरी के आरोपी सुभाष श्रीवास्तव और रमाशंकर मिश्रा को रिमांड पर ले रही है। पुलिस को कोर्ट से इन दोनों को रिमांड पर लेने की मंजूरी भी मिल चुकी है। पुलिस रिमांड में इनसे पूछताछ करने के साथ साथ इन्हें इनके ठिकानों पर भी ले जा सकती है। सुभाष श्रीवास्तव रिमांड पर, रमाशंकर मिश्रा रिमांड पर। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की साजिश में सुभाष श्रीवास्तव वो शख्स हैं जिस पर साजिश का दूसरा बड़ा सूत्रधार होने का शक है, क्योंकि अब तक की जांच में शक की सुई इसी तरफ जा रही है। अयोध्या पुलिस अब तक 4 आरोपियों को रिमांड पर ले चुकी है। अविनाश शुक्ला 13 घंटे, जबकि अनुकल्प, लवकुश और करुणेश 40 घंटे तक पुलिस की रिमांड में रह चुके हैं। उन्हें उनके ठिकानों पर ले जाकर बरामदगी की जा चुकी है। आज सुभाष श्रीवास्तव और रमाशंकर मिश्रा रिमांड में राज उगलेंगे। इसके बाद बारी चाचा भतीजा यानी टिन्नू और मनीष यादव की आएगी। सारे आरोपी 29 जून से अयोध्या की जेल में बंद हैं। पुलिस एक एक करके सबको रिमांड पर लेकर बारीकी से जांच कर रही है। जिस रमाशंकर को आज रिमांड पर लिया जा रहा है, उसे चढ़ावे के काम में सुभाष श्रीवास्तव ने ही लगाया था। एसआईटी और पुलिस दोनों ने सुभाष की भूमिका पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सुभाष श्रीवास्तव काउंटिंग के इंचार्ज थे। उन्होंने पैसे गिनने वाले कर्मचारियों की तलाशी नहीं ली। सुभाष श्रीवास्तव ने उस एसओपी का पालन नहीं किया जो काउंटिंग के लिए तय की गई थी। सुभाष की निगरानी में पैसे गिनने वाले कर्मचारी अपना निजी सामान लेकर अंदर जाते थे। सुभाष की ढील देने की वजह से ही आरोपी चढ़ावे की रकम अपने साथ आसानी से बाहर ले जा सके। इस बीच पुलिस को
कुछ और सबूत मिले हैं जिनके आधार पर सुभाष श्रीवास्तव और रमाशंकर मिश्रा से पूछताछ की जाएगी। पुलिस रमाशंकर मिश्रा के पास से 7 लाख रुपए से ज्यादा की रकम बरामद कर चुकी है। अयोध्या में उसके घर से कुछ जरूरी कागजात पुलिस को मिले हैं। पुलिस रमाशंकर मिश्रा के बहराइच वाले घर में भी तलाशी ले चुकी है। पुलिस की जांच तो चल रही है, लेकिन एसआईटी को जांच के लिए दी गई मोहलत आज खत्म हो रही है। आज एसआईटी को अपनी रिपोर्ट यूपी सरकार को सौंपनी है। इसके बाद कुछ और तथ्यों का खुलासा हो सकता है, लेकिन उससे पहले एक खुलासा ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कर दिया है। राम मंदिर ट्रस्ट ने पहली बार माना है कि जितनी रकम चोरी हुई है उसका आंकड़ा 3 करोड़ तक जा सकता है। जहां तक मेरा आकलन है, ये गलत भी हो सकता है क्योंकि एसआईटी का अभी रिपोर्ट आना है, लेकिन जहां तक मेरा आकलन मैं आप लोगों से बतला सकता हूं वो 3 करोड़ के आसपास होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। जहां कहीं भी 2 आदमी इकट्ठे आकर के किसी का जेब की कतरते हैं ना, वो भी एक साजिश होती है। तो इतनी बड़ी चोरी हो गई तो साजिश है, लेकिन ये साजिश वो चोरों की साजिश है, बड़े लोगों की साजिश नहीं है। देखिए, ये मुझे भी लगता है 15,000 का वेतन उसको आप देंगे और उसके सामने रोज लाखों रुपयों की गिनती करेंगे तो, और दिन भर का काम उसको 8 घंटे करना पड़ेगा, तो एसबीआई को इसका विचार करना चाहिए। चोरी दिखाना जरूरी है, चोरों को सजा मिलनी चाहिए, इसका आग्रह रखना भी जरूरी है। चोरों का विरोध कीजिए, लेकिन राम भक्ति का विरोध मत कीजिए, राम भक्तों का विरोध मत कीजिए, जो सेवा प्रामाणिकता से उनका विरोध मत कीजिए। हम लोगों को अभी भी बहुत काम करना है। एक बार उनको सरकार के अनुसार जो दंड है ना, वो भुगत लेने दीजिए, उसके बाद उनको मैं प्रायश्चित कैसे करना चाहिए बतलाऊंगा। व्यक्तिगत रूप से मुझे कुछ प्रायश्चित करना चाहिए, वो मैं रोज अपनी पूजा में कर रहा हूं। रोज उसके लिए विशिष्ट जप और स्तोत्र पाठ आदि मैं कर रहा हूं। तीसरी बात, जिस स्थान में ये कुछ हुआ वहां आपके भगवान का यह अपराध है, और इसलिए वहां के पापक क्षालन के लिए और हमारे इस दोष के पाप के परिमार्जन के लिए हम लोगों ने वहां पर अनुष्ठान आरंभ किए हैं, जिसके लिए लगभग आप समझेंगे 70 पंडितों की व्यवस्था की है। ये वहां पर बैठ करके, और कुछ मंदिर परिसर में और कुछ बाहर ऐसे बैठ करके उसका अनुष्ठान अब 10 दिनों तक चालू रखेंगे। राम मंदिर में एक तरफ प्रायश्चित के लिए अनुष्ठान हो रहा है तो दूसरी तरफ सीईओ की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कमेटी के पास अब तक 45 आवेदन आए हैं। 18 जुलाई की शाम 4 बजे तक अप्लाई करने का आखिरी समय है। बड़ी खबर दिल्ली के करीब गुरुग्राम से है, जहां सिरिंज बनाने वाली एक फैक्ट्री के वेयरहाउस में भीषण आग लग गई। वेयरहाउस में केमिकल होने की वजह से आग बहुत तेजी से फैली और पूरे कैंपस को इसने अपनी चपेट में ले लिया। गुरुग्राम के पटौदी रोड पर झुंड सराय इलाके में लाइफ लॉन्ग मेडिटेक नाम की एक कंपनी थी, जिसका गोदाम था, वहां ये आग लगी। आग की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन आग इतनी विकराल थी कि आसपास के जिलों से भी दमकल की गाड़ियों को बुलाना पड़ा। वहीं कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग में वेयरहाउस को तो काफी नुकसान पहुंचा है, लेकिन अभी तक किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, वो एक सिरिंज बनाने वाली फैक्ट्री का ये वेयरहाउस है, जहां पर सारा माल रखा था। जाहिर है कि इसमें काफ़ी केमिकल भी होगा, प्लास्टिक का मटेरियल सारे रहे होंगे, और इसी वजह से आग बहुत तेज़ से फैली और देखते ही देखते पूरा वेयरहाउस जो है धधकने लगा। आग की लपटें दूर से दिखाई देने लगी। फौरन फायर ब्रिगेड को खबर दी गई। फायर ब्रिगेड जब मौके पर पहुंची तो आग का विकराल रूप देख करके आसपास के ज़िलों से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलवाया गया, और इसके बाद फिर आग पर काबू पाने का सिलसिला शुरू हुआ और घंटों की मशक्क़त के बाद आग पर काबू पा लिया गया। राहत की बात यह है कि इस अग्निकांड में किसी की हताहत होने की खबर नहीं। तो मेडिटेक प्राइवेट लिमिटेड का ये कंपनी जो सिरिंज बनाती है, और उसका ये वेयरहाउस जहाँ पर उसका सारा माल स्टॉक होता होगा, वहाँ ये आग लगी और देखते ही देखते आग में एक बड़ा नुकसान हुआ है। 10:30 पर फायर स्टेशन IMT मानेसर पर आग की सूचना मिली कि पटौदी रोड पर लाइफ लॉन्ग कंपनी में आग लगी है। तुरंत वहाँ 3 गाड़ियाँ निकाली गई
फायर ऑफिसर से बात हुई तो उन्होंने बताया कि 3 गाड़ियां मौके पर भेज दी गई है। तो जैसे ही गाड़ियां मौके पर पहुंची उन्होंने देखा कि आग जो विकराल रूप धारण कर रहा है, मेजर फायर है। तो गुड़गांव के सभी दमकल केंद्रों से गाड़ियां निकाली गई, लगभग 1.5 दर्जन गाड़ियां मौके पर कार्य कर रही है। इसके अतिरिक्त हमने होंडा, मारुति सुजुकी, हल्दीराम वगैरह सभी से गाड़ियां कॉल कर ली है, सभी ऑन द वे। सर 2 ब्लॉक में आग लगी, क्या कुछ प्रोडक्शन है? इसमें इंजेक्शन मोल्डिंग का एक में काम था, दूसरे में केमिकल्स है, लैब्स हैं। तो वहाँ पे 2nd फ्लोर पे ये फायर है, तो अब काफी कंट्रोल में है। कितनी गाड़ियां लगभग अभी आग को काबू पाने में? लगभग सैकड़ों गाड़ी पानी लग चुका है इस पे। क्या कोई कैजुअलिटी भी यहाँ पर? नहीं, अभी कोई कैजुअलिटी का कोई नहीं है, अभी सर्च करेंगे कंट्रोल करने के बाद फिर। और अगली खबर भी गुरुग्राम से है, जहां के टनल में एक चलती कार में अचानक आग लग गई। आग लगते ही कार में सवार लोग सुरक्षित बाहर निकले। हालांकि उन्होंने फायर ब्रिगेड की टीम को इसकी खबर भी दी, लेकिन इससे पहले ही फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचती आग पर काबू पा लिया गया था। ये कैसे हुआ, आप देखिए इस खास रिपोर्ट में। टनल के अंदर लाल रंग की इस कार में अचानक आग लग गई। थोड़ी देर में कार धू धू कर जलने लगी। कार में सवार लोग सुरक्षित बाहर निकल आए थे। वो मदद के लिए पुलिस और फायर ब्रिगेड से संपर्क कर रहे थे। कार में आग लगी तो टनल में अफरा तफरी मच गई। पहले तो गाड़ियां किनारे से निकलती रहीं, लेकिन थोड़ी ही देर में टनल में गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। कुछ लोग हादसे का वीडियो बनाने लगे तो कुछ लोग लोकल प्रशासन को इस घटना की जानकारी देने लगे। थोड़ी ही देर में टनल में लगे फायर हाउस के पानी से आग बुझाने का काम शुरू हुआ, लेकिन इन सब के बीच टनल की छत से लटक रहे पाइप से अचानक पानी की बौछार होने लगी। दरअसल ये टनल में लगा फायर सेफ्टी सिस्टम है, जो कार में आग लगने के बाद एक्टिवेट हुआ था। गुरुग्राम द्वारका एक्सप्रेसवे की एयरपोर्ट टनल में सोमवार सुबह 11:03 के करीब आग लगी। चलती कार में अचानक आग लगी तो कार में बैठे लोग किसी तरह बाहर निकलकर अपनी जान बचा पाए। आग लगने के करीब 4 मिनट बाद जब लपटें तेज होने लगी तो टनल में ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर ऑन हो गया और वहां से पानी की बौछार होने लगी। फायर हाउस पाइप के पानी से भी आग को बुझाने का काम शुरू हुआ। अब धू धू कर जल रही कार की आग बुझाने के लिए 2 तरफ से पानी डाला जा रहा था। ऊपर से ऑटोमेटिक स्प्रिंकल से पानी की बौछार हो रही थी, तो नीचे हॉस पाइप से पानी की बौछार कर आग को बुझाने की कोशिश हो रही थी। अब अगले 1 मिनट से भी कम समय में टनल में घटना स्थल के आसपास कई दूसरे ऑटोमेटिक स्प्रिंकल्स भी ऑन हो गए और काफी तेजी से पानी की बौछार होने लगी। करीब 12 मिनट के अंदर कार में लगी आग पर काबू पा लिया गया। जब कार में आग लगने से गर्मी के साथ धुआं बढ़ा तो टनल का ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम चालू हो गया, जिसके कारण फायर ब्रिगेड के आने से पहले ही आग बुझ गई। जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। अगर टनल में ये ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर नहीं होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। जाहिर है गुरुग्राम द्वारका एक्सप्रेसवे पर बनी एयरपोर्ट टनल में लगे फायर सेफ्टी सिस्टम की वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। अगर ये वीडियो चीन या अमेरिका या किसी यूरोपीय देश का होता तो शायद हम कह रहे होते, वाह वहाँ की टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस है। लेकिन अब अपना देश भी इस तरह की तकनीक में पीछे नहीं है। चढ़ावा चोरी के आरोपियों से एक तरफ पुलिस की पूछताछ चल रही है तो दूसरी तरफ उन पर शिकंजा भी कस रहा है। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने आरोपी लवकुश मिश्रा के मकान को सीज करने की तैयारी की है। अथॉरिटी के मुताबिक ये मकान लवकुश मिश्रा की पत्नी के नाम पर बन रहा है। उन्हें 2 बार नोटिस दिया जा चुका है। अब अगर वो तीसरे नोटिस का जवाब नहीं देते हैं तो मकान सीज कर दिया जाएगा। तो चढ़ावा चोरी के आरोपियों से एक तरफ जहां पुलिस पूछताछ कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ उन पर शिकंजा भी कसता हुआ साफ नजर आ रहा है। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने आरोपी लवकुश मिश्रा के मकान को सीज करने की अब पूरी तैयारी कर ली है। अथॉरिटी के मुताबिक ये मकान लवकुश मिश्रा की पत्नी के नाम पर बन रहा है और उन्हें 2 बार नोटिस दिया जा चुका है। अब अगर वो तीसरे नोटिस का जवाब नहीं देती हैं तो मकान अब सीज कर लिया जाएगा। घर पर नोटिस चिपकाया जा चुका है। जवाब देने की मोहलत खत्म हो रही है। अगर जवाब नहीं मिला तो ये मकान सील कर दिया जाएगा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के खिलाफ चौतरफा एक्शन हो रहा है। एक तरफ रिमांड में लेकर आरोपियों से बरामदगी की जा रही है
तो दूसरी तरफ अब वो प्रॉपर्टी रेडार पर है जिसे चढ़ावा चोरी करके खरीदा गया था। ये चढ़ावा चोरी के आरोपी लवकुश मिश्रा का मकान है। पेशे से मैकेनिक लवकुश को अनुकल्प ने चढ़ावे की गिनती के काम में लगाया, लेकिन उसने चढ़ावा चुरा कर प्रॉपर्टी बनानी शुरू कर दी। लवकुश मिश्रा का ये 3 मंजिला मकान अयोध्या के शहादतगंज इलाके में बन रहा था। मकान और उसकी जमीन लवकुश मिश्रा की पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम पर है। 15 दिन पहले अयोध्या विकास प्राधिकरण ने सुप्रिया मिश्रा को पहला नोटिस भेजा था और अब दूसरा नोटिस भेजा गया है। अगर इस बार भी सुप्रिया मिश्रा प्राधिकरण के सामने पेश नहीं होती हैं, तो घर को सील किया जा सकता है। इनकी पत्नी है सुप्रिया जी हैं, उनके द्वारा एक निर्माण किया गया है और उस निर्माण का नक्शा हमारे यहाँ से स्वीकृत नहीं है। इसीलिए जब चालानी कार्रवाई प्रस्तुत की गई जेई के द्वारा, तो उनके खिलाफ नोटिस जारी की गई। पहली नोटिस पे वो उपस्थित नहीं हुई, इसलिए दूसरी नोटिस जारी की गई जिसमें 15 तारीख नियत है। अब ये प्रोसीडिंग है जो नगर नियोजन अधिनियम 1973 है, उसकी प्रोसीडिंग अगली कार्रवाई की जाएगी। 45 लाख रुपए की लागत से लवकुश मिश्रा का यह मकान करीब 1000 वर्ग मीटर में बन रहा है। अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी का कहना है कि कंस्ट्रक्शन के दौरान कई नियमों को तोड़ा गया है। अभी तक लवकुश मिश्रा की पत्नी की तरफ से कोई जवाब अथॉरिटी में नहीं दिया गया है, लेकिन पहले लवकुश मिश्रा की पत्नी ने कहा था कि शहादतगंज वाला घर लवकुश नहीं बल्कि उनके ससुर बना रहे हैं। अच्छा, आपके घर को नोटिस मिला हुआ है? नहीं, मुझे कोई नोटिस नहीं मिली। कहाँ पे बन रहा है आपका मकान? मेरा मकान बन रहा है शहादतगंज के पास। तो वो उस पे विकास प्राधिकरण ने नोटिस भेजा है आपके पास, बता रहा है? नहीं, मेरे पास कोई नोटिस नहीं आई हुई है। विकास प्राधिकरण से नक्शा पास है आपके? नक्शा पास है, लेकिन इसके बारे में मेरे ससुर जानते हैं, वही बनवा रहे हैं। ससुर? वो लवकुश आपके पति हैं? हाँ, मेरे पति। वो राम मंदिर में कितने दिनों से काम करते थे? वो 2-3 महीने से काम कर रहे थे और इसके आगे वो शहादतगंज में काम कर रहे थे। हाँ। दोनों काम कर रहे थे। हाँ। लेकिन ये मुझे नहीं पता इसके अलावा कि क्या कैसे उनके ऊपर आरोप बहुत ज्यादा लगाया जा रहा है। लवकुश के मकान पर तो बुलडोजर भी चल सकता है। उसकी पूरी कुंडली तो और भी चौंकाने वाली है। रुदौली के ठाकुरन फगोली गांव का लवकुश मिश्रा दिल्ली और भेलसर में कई सालों तक कार मैकेनिक था। लवकुश को अनुकल्प मिश्रा ने 18,000 रुपए की नौकरी पर रखवाया था। मंदिर में नौकरी लगते ही मैकेनिक लवकुश मिश्रा की जिंदगी बदल गई। लवकुश के घर से भी 14,25,000 रुपए कैश मिले थे। पुलिस ने रिमांड के दौरान पूछताछ में उसके पास से 35,000 रुपए बरामद किए। पुलिस रिमांड के दौरान पूछताछ में खुलासा हुआ कि लवकुश ने चोरी के पैसों से अपनी पत्नी सुप्रिया के लिए सोने का एक लॉकेट खरीदा था। पुलिस ने सोने का लॉकेट जब्त कर लिया है। अब इस मकान पर एक्शन की तैयारी है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। दरअसल जिले के थाना मंडी इलाके से एक सीसीटीवी सामने आया जिसमें 2 संदिग्ध आतंकी दिखाई दिए। इसके बाद से इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सुरक्षा बलों ने भंगई, हसफ्लोट, करयोट, कोपरा टॉप और आसपास के जंगलों और गांवों में सघन तलाशी अभियान चलाया। यह अभियान आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना पर शुरू किया गया है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल एक बार फिर हाई अलर्ट पर है। सुरक्षा बलों ने घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है और इसकी वजह है ये सीसीटीवी वीडियो। सीसीटीवी फुटेज राजौरी सेक्टर के थाना मंडी इलाके से सामने आया है, जिसमें 2 संदिग्ध आतंकी हाथ में हथियार लेकर घूमते दिख रहे हैं। दोनों के हाथ में गन है और दोनों एक जैसे ही ड्रेस पहने हुए हैं। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद सभी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। अस्पताल से लेकर घर, दुकान और आसपास के जंगली गांवों में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। संदिग्धों की तलाश में लोकल पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ और भारतीय सेना की टुकड़ी जुटी हुई है। इनपुट के मिलते ही पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप यानी एसओजी और दूसरे सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सुरक्षा बल भंगाई, हासप्लोट, कारयोट, कोपरा टॉप और उससे सटे घने जंगली इलाकों में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं ताकि किसी भी संभावित आतंकी खतरे को समय रहते नाकाम किया जा सके।
ये दोनों संदिग्ध आतंकी 12 जुलाई की रात देखे गए थे, जिसके बाद जिला प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट जारी कर दिया। परेशानी की बात यह है कि इन दोनों ही संदिग्धों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। अभी पिछले दिनों दक्षिण कश्मीर के शोपियां में भी लश्कर का टॉप कमांडर जाकिर गनई और उसका साथी सीसीटीवी में नजर आया था, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाकर एक आतंकी जाकिर गनई को मार गिराया था। जाकिर गनई 2024 से कश्मीर में एक्टिव था। नया सीसीटीवी फुटेज आने के बाद से संदिग्धों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है, जहां इस संयुक्त अभियान में जम्मू कश्मीर पुलिस के एसओजी, सेना के पैरा और सीआरपीएफ की टीम शामिल है। दिल्ली दंगों के मामले में ताहिर हुसैन को दोषी करार दिए जाने के बाद दिल्ली की सियासत गरमाई हुई है। सीएम रेखा गुप्ता ने पूर्व सीएम केजरीवाल और सिसोदिया समेत संजय सिंह पर ताहिर को राजनीतिक संरक्षण देने का आरोप लगाया। 2020 में हुए दिल्ली दंगों के मामलों में दोषी ठहराए गए ताहिर को मंगलवार को सजा सुनाई जानी थी, लेकिन कोर्ट ने इस मामले को टाल दिया। अब ताहिर हुसैन के साथ साथ इस मामले के सभी 5 दोषियों की सजा पर अब 23 जुलाई को सुनवाई होनी है और इस सुनवाई में क्या फैसला निकलकर सामने आता है वो देखने वाली बात होगी। दिल्ली दंगा केस में दोषी ठहराए गए आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत सभी 5 आरोपी सलाखों के पीछे अपने गुनाहों की सजा के लिए 23 जुलाई का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच कोर्ट के फैसले को लेकर दिल्ली में सियासत तेज हो गई है। दिल्ली दंगा और आईबी अफसर अंकित शर्मा की हत्या को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच जबरदस्त जुबानी जंग हो रही है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली दंगों और ताहिर हुसैन को संरक्षण देने के लिए पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और उनके टीम मेंबर्स मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पर गंभीर सवाल उठाए हैं। ऐसे ताहिर हुसैन के साथ में आम आदमी पार्टी का संपर्क, राजनीतिक संरक्षण जो था, तो क्या अरविंद केजरीवाल जी, संजय सिंह जी इस बात का जवाब देंगे कि दिल्ली में दंगे भड़काने जैसे कितने और कृत्य उन्होंने किए हैं? दिल्ली में जिस तरीके की घटना उस दंगों के माध्यम से की गई, दिल्ली के लोगों को तकलीफ पहुंचाई, दिल्ली में कत्लेआम हुआ, दिल्ली में पत्थरबाजी से लेकर के हर एक काम हुआ और अधिकारी मारे जा रहे थे, तेजाब फेंक करके उनको नाले में डाल दिया गया। ऐसे ताहिर हुसैन को अदालत के द्वारा सजा दिया जाना सच में न्याय मिला है उन लोगों को जिन्होंने उस कृत्य में अपनी जान गंवाई। और ताहिर हुसैन, केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, इन सब की जवाबदेही दिल्ली की जनता के प्रति बनती है। और ये एक राजनीतिक षड्यंत्र जो उस समय रचा गया, आज भी वो सारी चीजें दिल्ली की जनता के दिल में खड़ी हुई है, एक प्रश्न चिन्ह बना करके, और दिल्ली की जनता कभी उनको माफ नहीं करने वाली। सीएम रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी के चीफ केजरीवाल समेत सिसोदिया और संजय सिंह पर सवाल उठाए, तो बीजेपी आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने भी ताहिर हुसैन को लेकर केजरीवाल से सवाल पूछे, जिसके बाद अमित मालवीय के ट्वीट को ही रीट्वीट करते हुए अरविंद केजरीवाल ने ताहिर हुसैन से पल्ला झाड़ने की कोशिश की। केजरीवाल ने दावा किया कि ताहिर हुसैन को बहुत पहले ही आम आदमी पार्टी से निकाल दिया गया था। हम ये भी मानते हैं कि ताहिर हुसैन केवल एक्टर है, इस पूरे घटनाक्रम का डायरेक्टर कोई और लोग हैं। दंगों के जो मास्टरमाइंड हैं, जो डायरेक्टर हैं, उनका अभी उनके साथ न्याय होना बाकी है। और कुछ न्याय कोर्ट में होंगे, कुछ न्याय न्यायालय में होंगे और कुछ न्याय ईश्वर की अदालत में भी होंगे, क्योंकि इतना बड़ा पाप दिल्ली के साथ किया गया है, इसका न्याय अभी पूरा होना बाकी है। आज मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। अपने आप को आज जो सनातनी बनने का, सुंदरकांड पढ़ने का ढोंग लगा के जो रंगे हुए सियार घूम रहे हैं, मैं आज उनसे यह सवाल पूछना चाहता हूं कि उस वक्त आपकी सरकार थी केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी। आज पूरी दिल्ली जानती है कि सड़कों को बंद करके हिंदुओं का नरसंहार करने का योजना बनाई गई, प्लान किया गया। तब आपने और आपके उप मुख्यमंत्री ने क्यों सड़कों के बंद करने वाले का समर्थन किया? केजरीवाल के, मनीष सिसोदिया के, संजय सिंह के हाथ
हिंदुओं के खून से रंगे हुए हैं। उनके हाथों में हिंदुओं का बेगुनाह। केजरीवाल ने ताहिर हुसैन से पल्ला झाड़ने की कोशिश की, लेकिन आम आदमी पार्टी के ही दूसरे नेता अमानतुल्लाह खान ताहिर हुसैन के साथ खड़े दिखे। अमानतुल्लाह खान ने कहा कि उन्हें कानून पर पूरा भरोसा है। अगर ताहिर हुसैन को लोअर कोर्ट से इंसाफ नहीं मिला तो ऊपरी अदालत से इंसाफ जरूर मिलेगा। आगे कोर्ट का फैसला है, उस पर हम क्या कह सकते हैं, लेकिन सभी को मालूम है दिल्ली दंगों का कैसे हुए थे, क्या हुआ था, और उसमें तो यही है कि आगे रास्ता है कि सेशन से आया है तो उसमें हाई कोर्ट मूव करेंगे और उम्मीद है कि इंसाफ होगा। अच्छा, मगर कपिल मिश्रा ने आज कहा है कि 6 साल पहले जो दंगा हुआ था, हम लोग कहते थे कि ये ताहिर हुसैन जो मास्टरमाइंड है, और आज हो गया कोर्ट में। अब सबको मालूम है कपिल मिश्रा कहाँ थे, कपिल मिश्रा का क्या रोल रहा, क्या नहीं रहा, ये सबको। फरवरी 2020 में दिल्ली दंगों के दौरान आईबी के अफसर अंकित शर्मा की हत्या कर दी गई थी। दिल्ली की कड़कड़डुमा कोर्ट ने इस मर्डर केस में ताहिर हुसैन और उसके 4 साथियों को दोषी करार दिया है। दिल्ली दंगा मामले में 11 आरोपियों में से 6 को कोर्ट ने बरी कर दिया, जबकि एमसीडी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत 5 आरोपियों को दोषी ठहराया है। अब इस मामले में दोषी पाए गए ताहिर हुसैन, नजीम, काशिम, अनस और जावेद को 23 जुलाई का इंतजार है, जब उन्हें उनके गुनाहों की सजा मिलेगी। और अब बात मध्य प्रदेश के भोजशाला विवाद की, जिस पर मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि भोजशाला परिसर में नमाज नहीं होगी, और अगर मुसलमानों को नमाज पढ़नी है तो प्रशासन भोजशाला परिसर के बाहर कहीं वैकल्पिक इंतजाम कराए। दरअसल भोजशाला को हाईकोर्ट ने वाग्देवी मंदिर घोषित किया है, और इसीलिए इसके परिसर में नमाज पर पूरी तरीके से रोक लगा दी जाएगी, और अंतिम फैसला आने तक यही आदेश लागू रहेगा। आपको बता दें कि मुस्लिम पक्ष ने 15 मई को आए हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था और भोजशाला में नमाज पढ़ने देने की मांग भी की थी। अब मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को संयम बनाए रखने की अपील की। साथ ही राज्य सरकार, केंद्र सरकार और एएसआई को नोटिस जारी किया है। एएसआई को निर्देश दिए गए हैं कि मामले में कोई भी फैसला होने तक एएसआई भोजशाला के स्ट्रक्चर में किसी तरह का कोई भी बदलाव नहीं करेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में धार भोजशाला का जो मैटर था, मुस्लिम पक्ष की 4 एसएलपी थी, उनकी सुनवाई हुई। मुस्लिम पक्ष के द्वारा जो कई ऑब्जेक्शंस उठाए गए अपने पिटीशन के सपोर्ट में, उनका ये कहना था कि 800 से ज्यादा वर्षों से वहाँ मस्जिद है और मुस्लिम वहाँ नमाज अदा करते आ रहे हैं, लिहाजा उनको वहाँ से बेदखल नहीं करना चाहिए था। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय से उन्होंने ये भी गुहार लगाई कि जब तक पूरे मामले का सुनवाई नहीं होता तब तक स्टेटस को एंटी, यानी कि फैसला आने के बाद से वहां पर मुसलमानों का नमाज अदायगी बंद कर दिया गया है। अब वो उनका जो परिसर में प्रवेश निषेध है, लिहाजा उन्होंने कहा कि स्टेटस को एंटी अगर मिल जाता है तो फिर उस परिसर में आने जाने लगेगा, अपनी नमाज अदायगी करेंगे। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस तरह का स्टेटस को एंटी देने से बिल्कुल मना कर दिया, यह कहते हुए कि यह कॉम्युनली सेंसिटिव मामला है और कॉम्युनल हार्मनी को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि इस पूरे मामले को गंभीरता से, और उन्होंने यह भी बात कही कि दोनों पक्ष को पेशेंस भी रखना चाहिए और बहुत संजीदगी से इस मुद्दे पर अपनी बात रखनी चाहिए। परिसर के बाहर, भोजशाला परिसर के बाहर अगर कोई खुला जगह हो तो वहाँ जुम्मे की नमाज अदायगी के लिए उनको जगह दी जा सकती है प्रशासन के द्वारा। दूसरी व्यवस्था उन्होंने दी कि जब तक मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पेंडिंग है तब तक किसी भी तरह का स्ट्रक्चरल चेंज एएसआई के द्वारा नहीं किया जाएगा बिना माननीय सर्वोच्च न्यायालय के परमिशन के। और अब खबर फुटबॉल के मैदान से है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का पहला फाइनलिस्ट तय हो गया है। 2026 वर्ल्ड कप में अब तक अजेय रही टीम फ्रांस का तीसरी बार फाइनल में पहुंचने का सपना टूट गया। सेमीफाइनल में स्पेन की टीम फ्रांस को 2-0 से हराकर 16 साल बाद फाइनल में जगह बनाने में कामयाब रही। वो स्पेन की तरफ से मिकेल ओयारजाबल ने 22वें मिनट में पहला गोल दागकर टीम को बढ़त दिलाई। इसके बाद पेड्रो पोरो ने 98वें मिनट में दूसरा गोल कर टीम को जीत के साथ फाइनल का टिकट कटा दिया। इस तरह फ्रांस का तीसरी बार फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने का सपना टूट गया। फीफा के फाइनल में पहुंचते ही स्पेन में फैंस का उत्साह देखते ही बन रहा है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में फैन जोन में मैच देख रहे फुटबॉल फैंस फ्रांस पर स्पेन की जीत के बाद झूमने
लगे और नाचने गाने लगे। स्पेन का झंडा लिए फैंस सड़कों पर दौड़ पड़े और जश्न मनाना उन्होंने शुरू कर दिया। फीफा सेमीफाइनल का मुकाबला जहां दुनिया भर में करोड़ों लोग देख रहे थे, वहीं स्पेन का शाही परिवार भी टीवी से चिपका हुआ था। स्पेन के राजा फिलिप और उनकी पत्नी क्वीन लेटिजिया और अपनी दोनों बेटियों के साथ उस वक्त मैच देख रहे थे। पूरे शाही परिवार ने स्पेन की टीम की जर्सी पहन रखी थी। जैसे ही स्पेन ने फ्रांस पर 2-0 की जीत हासिल की, पूरा शाही परिवार झूम उठा। किंग फिलिप, क्वीन और दोनों राजकुमारियों ने एक दूसरे को गले लगाकर इस जीत को सेलिब्रेट किया।